हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे फिजिक्स पीवाईक्यू बेस्ड मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज द कॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट? इंफ्रारेड रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज, रेडियो वेव्स। तो क्या होगा इसका आंसर? कॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, दीज आर इंफ्रारेड रेज। क्यों होता है ऐसे? कि अर्थ एब्जॉर्ब द सनलाइट एंड बिकम वार्म। जबकि सनलाइट अर्थ पे आती है तो क्या होता है कि अर्थ इसको एब्जॉर्ब कर लेती है और एब्जॉर्ब करने के बाद रिफ्लेक्ट कर देती है इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेज। और ये रेज जो है वो अंदर तो आ जाती हैं लेकिन बाहर नहीं जा पाती। वो क्यों बाहर नहीं जा पाती है? क्योंकि जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो सारी की सारी गैसेस जो हैं वो इंफ्रारेड रेज को ट्रैप कर लेती हैं, और ये जो ट्रैप करती हैं उसके बाद जो एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर हो जाता है इंक्रीज। तो दिस इंक्रीज इन टेम्परेचर इज नोन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो इसको ग्रीन हाउस क्यों इफेक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि जैसे ग्रीन हाउस के अंदर होता है ये जो ग्रीन कलर का उसमें शीट लगी होती है, उसके अंदर से उस शीट के अंदर से अंदर तो आ जाती हैं सनरेज लेकिन बाहर नहीं जा पाती हैं। तो वो और अंदर का जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, वार्म हो जाता है। तो सेम इफ़ेक्ट जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में होता है, दैट इज़ नोन एज ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। तो इन्होंने रेज पूछ रखी हैं कि किन रेज की वजह से ये होता है, दैट इज़ इंफ्रारेड रेज। तो आप एक क्वेश्चन इस पे ये भी बनता है कि इसमें टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ होता है और ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो कौन कौन सी हैं। तो ये आपके सामने, आप इनको लर्न कर सकते हो। CH4, CO2, SF6, NO2, ये सब जो है वो मेजर मेन ग्रीन हाउस गैसेस हैं। सो द आंसर इज इंफ्रारेड रेज। क्वेश्चन नंबर 2। हु डिस्कवर्ड द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? तो इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट को किसने डिस्कवर किया? मीन्स इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसके साथ साथ वो मैग्नेटिक फील्ड भी जो है वो प्रोड्यूस करता है। ये चीज़ किसने डिस्कवर करी? दिस वॉज डिस्कवर्ड बाय हैंस ऑर्स्टेड। तो इन्होंने कैसे डिस्कवर किया था? इन्होंने एक यहाँ पे सेटअप लगाया जिसमें कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो हो रहा था। ये देख रहे हो आप, प्लस माइनस चार्ज, ये इलेक्ट्रिक करंट जो है वो यहाँ पे फ्लो हो रहा है। और उसके पास उन्होंने एक कंपास रख दी जिसकी फिर उन्होंने देखा कि उसकी नीडल जो है ना वो चेंज हो रही है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। कभी नॉर्थ पोल इधर को हो रहा है, कभी साउथ इधर को। तो वो हल्का हल्का मूव कर रही है। तो वो मूव क्यों करेगी? अगर तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है तभी वो मूव करेगी। दैट मीन्स वहाँ से उन्होंने ये डिस्कवर किया कि करंट जो है वो एक वायर के थ्रू जो है वो फ्लो कर रहा था। तो वहाँ पे कंपास रखने से जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट कर रही है, नीडल ने अपनी जो डायरेक्शन है वो चेंज करी है। तो उससे उनको पता चला कि जो करंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। तो इसलिए जो करंट के साथ, अगर जो करंट का जो फ्लो कर रहा था उसके सेटअप के पास जब हमने कंपास रखी तो उसकी नीडल ने जो है वो डिफ्लेक्ट करा, मींस उसमें मूवमेंट हुई। तो ये मूवमेंट शो करती है कि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है। दिस वॉज डिस्कवर्ड बाय हैंस ऑर्स्टेड। एडी करंट्स डू नॉट कॉज, एडी करंट्स क्या कॉज नहीं करते? डैम्पिंग, हीटिंग, स्पार्किंग, लॉस ऑफ एनर्जी। तो जो एडी करंट्स होते हैं ना, मेनली क्या है, कंडक्टर को जब हम ऑल्टरनेटिव मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, जैसे कि पहले कुछ रेंज के मैग्नेटिक फील्ड फिर दूसरी मैग्नेटिक फील्ड, तो कंडक्टर में कुछ एडी करंट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। ये रेड कलर का आपको दिख रहा होगा, दीज आर एडी करंट्स। तो ये कंडक्टर को क्या करते हैं? एक तो हीटिंग कॉज करते हैं और एनर्जी लॉस होता है इनसे, और ये मोशन को भी रिड्यूस करते हैं। और इसको रिड्यूस ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज डैम्पिंग। मतलब ये क्या करते हैं? हीटिंग, लॉस ऑफ एनर्जी, डैम्पिंग। लेकिन यहाँ पे स्पार्किंग कभी भी नहीं होती है। तो अगर हम ऑप्शन में देखें तो एडी करंट्स डू नॉट कोज डैम्पिंग, हीटिंग, लॉस ऑफ एनर्जी, ये तीनों चीज़ें हो रही हैं लेकिन स्पार्किंग नहीं होती। दैट मीन्स द करेक्ट आंसर इज सी, स्पार्किंग। Now next question is number of electron in one coulomb of charge is। तो ये हमें फाइंड आउट करना है कि वन कूलम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं।
यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल चार्ज है 1 कूलम, टोटल चार्ज है 1 कूलम, तो 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18। द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट, सोलर एनर्जी इज ड्यू टू न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूजन, केमिकल रिएक्शन, बर्निंग ऑफ फ्यूल। तो किसकी वजह से होती है सोलर एनर्जी? न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से। क्यों? क्योंकि इनसाइड द सन हाइड्रोजन न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म हीलियम। तो सन के अंदर क्या होता है, जो हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई है वो कंबाइन करते हैं एक दूसरे के साथ और वो हीलियम की फॉर्मेशन करते हैं। तो हीलियम की जब फॉर्मेशन होती है तो बहुत लार्ज अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो जो ये एनर्जी रिलीज हुई, दिस एनर्जी रीचेज अर्थ एज सनलाइट। तो ये एनर्जी हमें सनलाइट की फॉर्म में मिलती है। मीन्स सोलर एनर्जी इज ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन क्यों हुआ? क्योंकि हाइड्रोजन के जो न्यूक्लियाई थे वो कंबाइन कर जाते हैं और वो हीलियम की प्रोडक्शन करते हैं। तो हीलियम जब बनता है हाइड्रोजन से तो बहुत लार्ज अमाउंट में एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। तो दिस एनर्जी रीचेज द अर्थ एज सनलाइट। तो सोलर एनर्जी इज ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन। Now a person can't see object beyond 2 meters clearly. This defect is corrected by a lens of power. इसमें हमें लेंस की पावर फाइंड आउट करनी है। तो हमें दे रखा है कि ऑब्जेक्ट, सी द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2 मीटर क्लियरली। ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे इन्फिनिटी पे एंड फार पॉइंट ऑफ आई इज़ 2 मीटर। तो हमारे पास वैल्यूज़ हम देख लेते हैं क्या क्या आ रही है। u इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी एंड v इज इक्वल टू -2 मीटर। और यहाँ से हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f इज इक्वल टू 1/-2 प्लस 1/infinity। 1/f इज इक्वल टू this is -1/2 plus 0. Now 1/f is equal to -1/2 is equal to, means f is equal to 1/f. This is 1/f is equal to 0.5 माइनस में। तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2 मीटर। और यहाँ से हम अगर पावर फाइंड आउट करेंगे लेंथ की, तो पावर का हमारे पास फॉर्मूला होता है, पावर इज 1/फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/-2 इज इक्वल टू 0.5 डी। -0.5 डी जो है वो पावर आएगी लेंस की। ठीक है, अब हम देखेंगे कि माइनस है पावर, दैट मीन्स कि जो लेंस है वो कौन सा है? कनकेव लेंस। कनकेव लेंस लग रहा है तो कनकेव लेंस हम यूज़ करते हैं मायोपिया में। तो मायोपिया में क्या होता है कि जो रेटिना, जो इमेज बनती है वो रेटिना से काफ़ी पहले ही बन जाती है। और अगर हम कनकेव लेंस का यूज़ करते हैं तो ये इसको ऐसे इस रेटिना की पे ही ले जाता है इमेज को। तो इमेज जो है वो रेटिना पे बननी स्टार्ट हो जाती है। तो इससे करेक्शन आ जाती है और क्लियरली जो है वो देख पाएगा। जो मायोपिक पर्सन होगा उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर वो लेंस यूज़ करता है। तो दिस डिफेक्ट इज़ कॉल्ड मायोपिया। इमेज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ रेटिना, इसमें रेटिना से पहले जो है वो इमेज बन जाती है। और कनकेव लेंस शिफ्ट द इमेज टू रेटिना एंड कनकेव लेंस हैज़ द नेगेटिव पावर। तो इसकी पावर क्या होती है? नेगेटिव। कनकेव लेंस की नेगेटिव और कन्वेक्स की क्या पावर होती है?
positive. So the answer is B minus 0.5 D. Which color deviate the most in glass prism? रेड, ग्रीन, ब्लू, वायलेट. तो कौन सा कलर सबसे ज़्यादा डेविएट होता है? डेविएशन में सीधा ही फंडा है कि डेविएशन डिपेंड अपॉन वेव लेंथ. शॉर्टर वेव लेंथ बेंड्स मोर. जितनी कम वेव लेंथ होगी वो ज़्यादा बेंड करेगा, जिसकी ज़्यादा वेव लेंथ होगी वो कम बेंड करेगा. तो वायलेट हैज़ द शॉर्टेस्ट वेव लेंथ, तो वायलेट कलर सबसे ज़्यादा जो है वो बेंड करता है. द आंसर इज वायलेट कलर. If the length of a simple pendulum is increased by 2%, the time period increased by 2, increased by 1%, decreased by 2% remains same. तो आंसर क्या होगा इसका? It will be increased by 1%. कैसे? अब हम इसका देख लेते हैं न्यूमेरिकल सोल्यूशन. हमारे पास है टाइम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1/2 ऑफ लेंथ. तो 1/2 ऑफ लेंथ हमारे पास परसेंटेज चेंज इन लेंथ. तो परसेंटेज चेंज हमारे पास दी गई है 2%, है ना. यहाँ पे है 2% परसेंटेज चेंज. दैट मीन्स कि हमारे पास परसेंटेज चेंज इन टाइम इज इक्वल टू 1/2 ऑफ परसेंटेज चेंज इन लेंथ. तो वो क्या है? 2% दे रखी है परसेंटेज चेंज इन लेंथ. ने बताया ना यहाँ पे इफ़ लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीज बाय द, तो ये क्या है? लेंथ है 2%. दिस इज 1. तो एंड में हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 1%. तो चेंज क्या होगा? इट विल बी इंक्रीज्ड बाय 1%, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इंक्रीज बाय 1%. An electric dipole placed in a uniform electric field experience only force, only torque, only force and torque, neither force nor torque, only torque is the answer. क्यों ऐसे होता है? क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या एक्सपीरियंस करेगा? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करा है हमने इलेक्ट्रिक डायपोल को. तो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस एक्ट ऑन द चार्जेस. चार्जेस के ऊपर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस एक्ट होंगे. नेट फोर्स जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, बट द टर्निंग इफेक्ट रिमेन्स. उसको टर्निंग इफेक्ट उसका रहेगा वहाँ पे. सो द डायपोल इंक्रीज एक्सपीरियंस ओनली टॉर्क. तो उस वहाँ पे फोर्स नहीं होगा, फोर्स एंड टॉर्क नहीं होगा, ओनली टॉर्क विल एक्सपीरियंस्ड बाय द डायपोल. Now the most suitable metal for making electromagnets is steel, iron, copper, aluminium. तो कौन सी होगी मोस्ट सुटेबल मेटल फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट? तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए ये टेम्परेरी फेज पे बनाई जाती हैं. तो आयन मैग्नेटाइज ईजिली. तो आयन जो होती है वो बहुत ज़्यादा ईजिली मैग्नेटाइज हो जाती है. इट लॉस द मैग्नेटिज्म क्विकली. जैसे ही हमने स्विच ऑफ करा तो ये मैग्नेटिज्म को जल्दी से लॉस कर देगी. और दिस मेक इट आइडल फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स. इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? आंसर इज बी, आयरन. बाकी के क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगी, तो आप वीडियो को ज़रूर से देखना. आपकी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना. और हाँ, ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना. थैंक्स फॉर वॉचिंग.